सभी को। तो आज डेट है हमारी 3 जुलाई और 3 जुलाई के करंट अफेयर में लेके आया हूँ द हिंदू को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है एंशंट इजिप्टियन जीनोम मिला है। रिसर्चर्स ने फाउंड करा है, उन्हें एक जीनोम मिला है, मतलब उन्हें एक एंशंट इजिप्टियन जीनोम मिला है पहली बार इस टाइम पीरियड का। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। कस्टोडियल डेथ इन इंडिया। कस्टोडियल डेथ मतलब जो पुलिस की हिरासत में है पर जिनको ये फाउंड नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल हैं, उनकी जो डेथ हो जाती है उसको कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है हमारा एआई इन इंडिया, जो कि बहुत पॉपुलर टॉपिक चल रहा है आजकल। फिर इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जैसे अमेज़ॉन वगैरह के डिलीवरी बॉयज़ हो गए, जोमेटो के, स्विगी के, वो लोग होते हैं। फिर इसके बाद टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है मून डस्ट वर्सेस अर्थ डस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली पूरे यहाँ पे नोट्स बना के दिए हुए हैं, आपने एक बार प्रॉपरली पढ़ लेना। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो है क्या, जो ये एंशंट इजिप्टियन जीनोम है ये मेरा फाउंड कहाँ पे हुआ है? ये फाउंड हुआ है मुझे इजिप्ट में। ये प्लेस है न्यूआरथ, ठीक है, इजिप्ट में है। इजिप्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ जान लो। इंडिया से जब वेस्ट की साइड जाओगे तो इजिप्ट मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया से जब आप वेस्ट की साइड जाओगे तो इजिप्ट मिल जाएगा। यहीं पे हमारी स्विस कैनाल भी है और यहीं पे इजिप्ट में हमारी नाइल रिवर भी फ्लो होती है। ठीक है, ये चीज़ें इसके बारे में भी याद रख लेना। कमेंट सेक्शन में बताना इजिप्ट की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिला हुआ है न्यूआरथ इजिप्ट में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आओ, जो स्टडी हुई थी उसने फाउंड करा, जो स्टडी थी उसने फाउंड करा कि जो इसका 75% डीएनए है वो बिलोंग कर रहा है नॉर्थ अफ्रीका से, और जो 22% जीनोम है, डीएनए है, वो बिलोंग कर रहा है मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया मतलब ईरान, इराक, सीरिया, टर्की। ठीक है, अब देखो ये मेज़र कैसे करा होगा। आप कह रहे हो इतना पुराना है, ठीक है, कितना पुराना है? 4500 से 4800 ईयर एगो। तो देखो जो हमारी बॉडी होती है ना वो तो पूरी ख़त्म हो जाती है ईयर बाई ईयर्स, और इनको प्रिजर्व करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए होता है, और स्पेशली इजिप्ट में तो टेम्परेचर भी बहुत वार्म है। तो क्या होता है, जो हमारे टीथ्स वगैरह होते हैं ना, टीथ्स, उनमें कुछ नहीं होता एक सूटेबल टाइम तक। तो दांतों से ही पता चला है, इसकी डीएनए स्कैनिंग करी गई है और उसी से पता चला है जो 75% है वो नॉर्थ अफ्रीकन है, और जो 25%, सॉरी 22 लिख दिया मैंने यहाँ, 25% जो है वो मेसोपोटामिया का है। तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में, पढ़ लो। देखो प्लेस ये याद रखना, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। देखो तीत की मदद से बनाया, बता दिया मैंने। 78% जीएन नॉर्थ अफ्रीकन है, 75 है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, और जो 28% है वो मैच कर रहा है मेसोपोटामिया से। इसने सजेस्ट करा है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जीएनए, ये छोड़ो, ये बकवास है। अब कस्टोडियल डेथ में आ जाओ। ठीक है, कस्टोडियल डेथ का सिंपल सा मतलब है, यहीं लिख दे रहा हूँ, कि बंदा जो है वो पुलिस की कस्टडी में है। किस में है? पुलिस की कस्टडी में है, और प्लस जुडिशियल कस्टडी में भी है। ठीक है, ये है कि उसके ऊपर कोई अभी गिल्टी का आरोप साबित नहीं हुआ है, गिल्टी का आरोप साबित नहीं हुआ है, तब भी पुलिस कस्टडी में रहते रहते वो मर गया। ठीक है, मर गया, तो इसी को कहते हैं कस्टोडियल डेथ्स इन इंडिया। ये इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे है? यूपी में है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और उसके बाद तमिलनाडु में है। ठीक है, और तमिलनाडु में तो स्पेशली मुद्दा भी उठ रहा है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लोगों को मार रहे हैं, जैसे डिप्रेस्ड क्लास जो होती है, डिप्रेस्ड क्लास SC ST के लोगों पे ही ये अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया, अब इसको देख लेते हैं। इसमें यही था और कुछ नहीं था, और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये पुलिस की कस्टडी में रखे, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, मार दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में बोल दिया है आपको कि जो कस्टडी में है, यूपी में सबसे ज़्यादा है 2630, वेस्ट बंगाल में 935, महाराष्ट्र में 888, तमिलनाडु में 800 के 850 860 के आसपास ही है। ठीक है,
अब देखो कस्टोडियल डेथ क्या होती है, पुलिस की कस्टडी में भी है और जुडिशियल कस्टडी भी रह रही है। और तमिलनाडु सबसे टॉप पे आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल हैं अम्मा वेश्रन केस, या आप मेंशन कर सकते हो जब हम मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इस केस में क्या था, पुलिस का टॉर्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये दूसरा है संतकुलम केस, ये कोविड के टाइम पे था जिसमें बाप और बेटे दोनों को मार दिया था तमिलनाडु की पुलिस में, बहुत पॉपुलर केस था ये उस टाइम। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, पुलिस की ब्रूटिलिटी कॉमन हो रही है, लीगल सिस्टम फेल्स है, कि मतलब भाई हमारे पास राइट टू लाइफ तो है आर्टिकल 21 के अंडर में, ये जो क्या है कि बिना गिल्टी प्रूव हुए हमें मार दिया जा रहा है। और आपने पढ़ा भी होगा कि डेथ प्रोविजंस तो प्रेसिडेंट के पास भी जाता है फांसी होने से पहले, उसकी एसेंट ज़रूरी होती है, तो ये तो वायलेशन है ना, ठीक है। और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है तमिलनाडु में, आपको मैंने सब बता दिया। सीरियस ह्यूमन राइट कंसर्न, पुलिस की इम्प्योरिटी दिख रही है कि पुलिस के पास बहुत पावर है भाई, ये प्रूफ कर रहा है। और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास राइट टू लाइफ वगैरह के आर्टिकल्स भी हैं, इवन फंडामेंटल राइट है, पर तब भी लोग मारे जा रहे हैं। और जुडिशियल फेलियर है कि भाई जुडिशरी क्या कर रही है, आर्टिकल 21 में तो कहती है राइट टू लाइफ है और ये कस्टोडी में जाके मारे जा रहे हैं, ठीक है। ये सब पे बवाल उठ रहा है। अब देखो 2017 से 2022 के बीच का है ये। अब देखो क्या हुआ था कि पुलिस के खिलाफ जब केस करी गई ऐसे मैटर्स में तो 75 अरेस्ट करे गए, केस रजिस्टर 74 करे गए। और मेन चीज़ देखो, जो भी उनमें से कन्विक्ट पाए गए वो खाली 3 जने पाए गए कन्विक्ट। इतने लोग मर रहे हैं, कितने 11,656, इनमें से जो भी कन्विक्ट पाए गए वो खाली 3 ही लोग पाए गए। कन्विक्ट मतलब जो पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज करी और उसमें से जो पुलिस वाले पाए गए वो खाली 3 ही पाए गए, ठीक है, समझ गए। इतना ही था इसमें। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ो। तो AIN इंडिया आप देख रहे हो कि भाई बहुत ही पॉपुलर हो रही है आजकल रिसेंट में। बट क्या है, AI प्रॉपरली लाने से पहले इंडिया को एक नेशनल स्ट्रेटेजिकल प्लान बनाना होगा इसके रिगार्डिंग, कि प्रॉपरली सारी चीज़ें अरेंज हो जाएं, ठीक है। अब मैं 2024 के डेटा की बात करूं तो 2024 में भाई 65,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला गया, और पॉपुलरली 3 कंपनियों से, खाली ये भी नहीं कि ज़्यादा कंपनी, इसके एग्जांपल दूं मैं, खाली 3 कंपनी से भाई 2024 में 65,000, और छोटी मोटी से तो कितने निकाले गए होंगे, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें देखो रिस्क बता दे रहा हूँ आपको मैं, रिस्क है मैंने इसमें प्रॉपरली लिखी हुई है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। इंडिया के पास कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है तो उसकी रिस्क वगैरह देख लो आप। रिस्क विदाउट अ स्ट्रेटेजी, तो इसमें है स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी का वो हो रहा है कि मतलब इंडिया ने अपने पास तो कोई भी ChatGPT AI वगैरह नहीं है, दूसरी कंपनी पे डिपेंडेंट है, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। अगर भविष्य में इन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं तो ये तो सारी डैमेज पड़ जाएगा ना हमारे ऊपर, समझ गए। रिलेशन अगर ख़राब हुए तो AI तो उनकी है, तो हमारे ऊपर कोई भी एक्सेस नहीं रहेगा ना। हाँ, तो इंडिया को खुद पे ट्रस्ट करके और लोकली डेवलप करना होगा। फिर नो क्लियर डेटा गवर्नेंस ने भी कोई भी क्लियर डेटा नहीं दिया है। जो ये है, जो AI है वो रन करती है इनपुट डेटा पे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जॉबलेस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। 2024 में 65,000 एम्प्लॉयज़ जो इंजीनियर्स थे टॉप MNCs से, खाली 3 कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, उनसे डिस्चार्ज हुए थे, ठीक है। अब एनर्जी और वाटर क्राइसिस में होंगे, जैसे अभी रिसेंट में भी देखा हुआ था जो घिबली प्रैंक आया हुआ था भाई, घिबली ट्रेंड जो चल रहा था इंडिया में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वो जो इमेज जनरेट हो रही थी वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ था उसमें। और इवन बेंगलोर और हैदराबाद जो कि IT सेक्टर्स हैं, यहाँ पे वाटर क्राइसिस बहुत कॉमन है, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं। अगला क्या है अब, वाइंडिंग इनइक्वालिटीज़ और बायस एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बायस एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब जो ये होती है ये रन करती है पॉलिसी पे, ठीक है, पॉलिसी, हेल्थ कोर और वेलफेयर की, समझ गए। अब देखो अब सॉल्यूशंस क्या क्या हैं इसके, कि हमें कौन कौन से सॉल्यूशन अडॉप्ट करने चाहिए। एक नेशनल AI स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ठीक है, और एक पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप करनी चाहिए जो खाली मॉनिटर करे इसी चीज़ के रिगार्डिंग, AI के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग देखे, इन चीज़ों को मॉनिटर करे। और स्टडी करना चाहिए AI का इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, ठीक है, हो गया, यही है इसमें। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, वो भैया जो जोमेटो वाले हो गए, जो स्विगी वाले हो गए, मतलब जो फॉर्मल सेक्टर में इंगेज नहीं है, फॉर्मल सेक्टर में इंगेज नहीं है, जो डेली वेजेस के उस पर काम कर रहे हैं, डेली वर्क के उस पर,
डेली वर्क के उस पर वर्क कर रहे हैं, मतलब डेली एल्गोरिथम के बेसिस पे, आज करा तो आज का पे मिलेगा, आज करा तो आज का पे करा, कल नहीं करा तो कल का पे नहीं मिलेगा, इस वर्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली न्यूज़ आई क्या है कि ये बोल रहा है कि जो गिग वर्कर्स हैं वो PLFS की लिस्ट का पार्ट हैं कि नहीं है, PLFS की लिस्ट का पार्ट हैं कि नहीं है। तो इसमें बोला कि क्लियरली पार्ट नहीं है, ये बोल रहा है। क्यों ये क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देखो स्क्विड डाटा वीक पॉलिसी, मतलब प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नहीं है ना। मान लो आज एक जना काम कर रहा है जोमेटो की साइड से, आज एक जना डिलीवरी कर रहा है, 2-3 दिन तक उसको डिलीवरी पार्टनर नहीं मिला तो उसने छोड़ दिया और दूसरी जगह इंगेज हो गया, तो इस चक्कर में इंक्लूड नहीं हो पा रहे। और दूसरा देखो मिसलीडिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, वो जब भी कोई गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम चाहती है तो उसमें बोलती है कि भाई तुम किस सेक्टर में इंगेज हो, तो ये बोल देते हैं अपने आप को कि सर्विस सेक्टर में इंगेज हैं, अपनी आइडेंटिटी हाइड कर देते हैं, ठीक है। नो इनसाइट इनटू यूनिक चैलेंज, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट इनस्टेबिलिटी है, इनकम स्टेबिलिटी है और प्लेटफॉर्म बेस्ड रिस्क है। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, और गिग वर्कर्स की डेफिनेशन भी इसी ने दी थी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसी ने ही अडॉप्ट करा था गिग वर्कर को कि गिग वर्कर्स वो हैं जो फॉर्मल सेक्टर में इंगेज नहीं है, जो डेली रूटीन पे वर्क करते हैं, डेली टास्क के बेसिस पे वर्क करते हैं, वो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा है और सोशल सिक्योरिटी और बोर्ड सेटअप करा गया है इनके लिए। ई श्रम प्रोग्राम और डिजिटल लॉन्च भी करा गया। यूनियन बजट 2025 में भी स्टेप लिया गया है इनके लिए। और गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए कि इनकी पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए PLFS कोड को और सर्वे करना चाहिए, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है क्या भाई, इसमें देख लो। अब इसमें जो टोटल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेन चल क्यों नहीं रहा, जो हैं 54 में से 1500 यूनिवर्सिटी टोटल थी, और 54 इंडिया की जो यूनिवर्सिटी हैं उनको भी क्लैरिफाई कर रखा है। अब देखो मतलब इस लिस्ट में इंक्लूड करा गया है। 2011 में बल्कि ये जो डेटा था वो 15 था, शायद 2011 में जो डेटा था वो 15 यूनिवर्सिटीज़ थी खाली, बट अब धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, 54 हो गई, ठीक है। अब देखो क्या कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है बेस्ट कौन सी है, IIT दिल्ली 123वें नंबर पे है, ठीक है, IIT दिल्ली। और भी हैं IIT बॉम्बे हो गई, मद्रास हो गई, खड़गपुर हो गई, IISc बेंगलोर, और जो पहली बार इसमें एंट्री हुई है वो है अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा की, और ग्रेटर नोएडा में शिव नदर इंस्टीट्यूट है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ऐसी लिख दी है एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगर मीन्स राइटिंग करूँ। अब देखो इसका पैरामीटर क्या है, इसका पैरामीटर क्या है कि किस बेसिस पे इन्हें रखा गया है। तो जो इनका पैरामीटर है एकेडमिक रेपुटेशन, इसका 30% हो गया। फिर फैकल्टी मतलब स्टूडेंट्स पर फैकल्टी का रेशियो ये कितना है, ये भी 20% आ जाता है। फिर एम्प्लॉयर्स की रेपुटेशन, ये भी आ जाएगा मेरा 10% के अराउंड। फिर इंटरनेशनल फैकल्टी, कितने इंटरनेशनल बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर वगैरह हैं, ठीक है, ये भी आ जाएगा मेरा। और इंटरनेशनल फैकल्टी के बाद आ जाएगा मेरा इंटरनेशनल रिसर्च वगैरह का, ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च वगैरह का आ जाएगा, ये भी 5% है मेरा। और एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स की कितने जने प्लेस्ड हो रहे हैं, ये भी 5% है। और उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ये भी 5% है, ठीक है। तो इन बेसिस के पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंक होती है कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अब मेरा लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मून डस्ट और अर्थ डस्ट। जो देखो पहले अर्थ डस्ट के बारे में बात करते हैं। जो अर्थ डस्ट है, सबसे पहले तो बता दूं, अर्थ डस्ट ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू मून डस्ट, ठीक है। जो अर्थ डस्ट है उसमें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का यूज़ हो रहा है, जो कि कॉज करता है रेस्पायरेटरी इश्यूज़ कॉज करता है, ठीक है। और जो ये न्यूबॉर्न्स बेबीज़ होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, और रिड्यूस कर देता है उनका लाइफ स्पैन, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, ये मोर हार्मफुल है। अब मून डस्ट के बारे में बात कर लो। जो मून डस्ट है वो लेस टॉक्सिक, ठीक है, पर डेंजरस तो है ही एज़ कम्पेयर टू अर्थ डस्ट, उससे कम टॉक्सिक है, ठीक है। अब देखो इन चीज़ों को हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई, इसकी ज़रूरत क्या है। सेवरल मिशंस कंडक्ट हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है, लिखा होगा वैसे मैंने, हाँ ये लिखा है, वाई इज़ दिस मैटर,
क्योंकि मिशंस लाइक नासा का ये मिशन, चाइना का लूनर फेस अंडरस्टैंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, हैबिटेट उस हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे, कस्टम्स वगैरह, हेल्थ और सेफ्टी रखेंगे एस्ट्रोनॉट्स की, और लॉन्ग टर्म मून इनहेबिट करेंगे। इवन 2040 में ये इंडिया का प्लान भी है कि पहली बार किसी को हम मून पे उतारेंगे। ठीक है, ये प्लान्स हैं। देखो 2 सिंथेटिक लूनर डस्ट हैं, LMS-1 और LMS-2, ये मून्स में है। ठीक है, हाँ, तो इतना ही था आज के आर्टिकल में। आप एक बार इसे प्रॉपरली स्टडी कर लेना और जहाँ पे समझना है मैसेज कर देना। तो कल मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ठीक है, इसी के साथ मैं लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।